उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, ये सब अर्थव्यवस्था में आ गए। समझ में आया है कि नहीं आया? सिद्धांत का अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र, प्रैक्टिकल अध्ययन करेंगे उसने कैसे काम किया जाके वहां पे, वो क्या हो गया? अर्थव्यवस्था। ठीक, समझ में आया ना? तो ये है अर्थशास्त्र और ये है अर्थव्यवस्था। ठीक, मूवी देख रहे हैं, मारधार वाली मूवी देख रहे हैं, पूरा एक्शन मूवी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे एक्शन होता है, तो वो हो गया अर्थव्यवस्था। अभी लागू नहीं किया है, जैसे ही जाके मारधार कर लिए तो किसी पार्टिकुलर एरिया में, तो क्या हो गया? अर्थव्यवस्था हो गया। समझ में आया? मतलब लागू कर दिया, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन अ पार्टिकुलर एरिया। किसी खास क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोग, व्यवहारिक व्यवहारिक तौर पे लागू करना। क्लियर? अब अब है अर्थशास्त्र हो गया, अब अर्थव्यवस्था। अब नेक्स्ट आते हैं कि अर्थ इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के प्रकार दो प्रकार की होती है। मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो क्या होता है? जब हम पूरी चीजों का अध्ययन करते हैं तो मैक्रो हो गया, और किसी खास चीज का अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, अर्थशास्त्र बोल सकते हैं वैसे। और किसी खास क्षेत्र में अध्ययन करेंगे तो अर्थव्यवस्था हो जाएगा, तो वही अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। तो जब सारी चीजों का अध्ययन करते हैं तो वो क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमी। जैसे इस रूम में हम हैं, लाइट कितने का पड़ा, लाइट का प्रोडक्शन कितना हुआ, लाइट कहाँ से खरीद के लाए, पंखा कितने का पड़ा, एसी कितने का पड़ा, ये पेन कितने का पड़ा, कैसे है, कैसे बना होगा, हर चीज का जब अध्ययन करेंगे तो क्या हो गया? मैक्रो। बड़े स्तर पे जब अध्ययन करते हैं, माइक्रो क्या है? छोटे स्तर पर किसी खास चीज का। जैसे इस सिर्फ और सिर्फ इस पेन का अध्ययन करेंगे तो क्या हो गया? माइक्रो। सिर्फ और सिर्फ पेन पे फोकस किए हैं, इसका रॉ मटेरियल क्या यूज हुआ होगा, कितने का पड़ा होगा, फैक्टर कॉस्ट क्या आया होगा, मार्केट में सब्सिडी कितनी दी होगी, सब्सिडी क्या होगा, सरकार सब्सिडी कितनी दी होगी, सरकार को टैक्स कितना दिया गया होगा, उसके बाद मार्केट में आके इसका प्राइस कितना हुआ होगा, वो क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमी में आएगा। क्लियर? तो माइक्रो क्लियर हुआ, माइक्रो क्लियर हुआ, नोट डाउन कीजिए। माइक्रो सारी चीजों के अध्ययन, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सारी चीजों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि माइक्रो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में किसी खास सेक्टर के अध्ययन की बात करता है। क्लियर है? माइक्रो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में सारी चीजों के अध्ययन की बात करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमी किसी खास सेक्टर के अध्ययन की बात करता है। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? माइक्रो और माइक्रो में कंफ्यूजन दूर। नेक्स्ट, अब अर्थव्यवस्था की चुनौतियां। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की चुनौतियां। अर्थव्यवस्था में क्या क्या चुनौतियां होती हैं? अब हमने क्या क्या पढ़ा? एक अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, समझ गए? नेक्स्ट क्या पढ़ा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है, समझ गए? नेक्स्ट हम आएंगे, अभी जहां से क्वेश्चन बनेगा ना कायदे से, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो पीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था हमने डिस्कस कर लिया था, कल वाला जाके वीडियो देखिएगा इकोनॉमी वाला। पहला क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन पीपीएससी यही पूछी कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र में पूछी कि सीमित संसाधनों का, उसमें ऑप्शन था कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी जनता को ऐसे प्रोवाइड करेंगे, मतलब वस्तु और सेवाएं, ठीक है, जरूरतमंदों को। तो इस हिसाब से ये हुआ। तो ये अर्थशास्त्र के शुरुआती क्वेश्चन ही पूछ लिया था। ठीक, अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था की चुनौतियां। तो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या है भाई? सरकार के पास अर्थव्यवस्था में दो चुनौतियां उपलब्ध होती हैं। पहला पहला क्या है? निवेश। पहला निवेश, दूसरा
वितरण। पहला है अर्थव्यवस्था में सरकार के पास दो चुनौतियां, पहला है निवेश, दूसरा है वितरण। सरकार के पास अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। जैसे घर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले आपके पास क्या चुनौती होगी कि कमाएं कहाँ से, पैसा लाएं कहाँ से। लाएं कहाँ से मतलब कहीं जाके जॉब ढूंढें या फिर बिजनेस करें, दो में से पैसा आएगा, पैसा आ गया। दूसरा क्या चुनौती होगी भाई, पैसा आ गया तो उसको खर्च कैसे करें, किसको कितना पैसा दें, घर में किसी सदस्य को कितना पैसा दें, या फिर किसी को शिक्षा में, किसी को स्वास्थ्य में कितना कितना पैसा यूज होगा, किसके लिए कहाँ पे यूज होगा, ये कहाँ आएगा, वितरण में। एक तरह से मतलब छोटा सा एग्जाम्पल है। सरकार के पास वैसी ही दो चुनौतियां होती हैं, एक तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो सरकार को चाहिए क्या, चाहिए निवेश चाहिए। तो नोट डाउन कीजिए अर्थव्यवस्था की चुनौतियां। पहले चुनौती में होगा निवेश, सेकंड में लिखिए वितरण, कि वितरण कैसे सुनिश्चित करें। हो गया, बस इतना ही लिखिए। नोट्स छोटा बनाइए, छोटा नोट्स, रिवीजन बढ़िया होगा, समझते रहिए। बाकी हम क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे। क्लियर, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिवीजन करेंगे, हाल फिलहाल में, पहले वाला नहीं, हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे हम रिवीजन करेंगे। पहले ओवरऑल पूरी इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी, बीच बीच में क्वेश्चन डाला जाएगा। क्लियर, तो है सरकार के पास चुनौती कैसे कैसे होती है। तो देखिए पहली चुनौती है निवेश की। सरकार क्या करेगी, निवेश कैसे आकर्षित करेगी। तो निवेश को आकर्षित करने का तरीका सरकार के पास क्या होना चाहिए। अब निवेश को पहले ये जानिए कि निवेश को सरकार आकर्षित क्यों करती है। क्योंकि सरकार को अपनी इकोनॉमी, मार्केट में पैसा चाहिए, मार्केट में पैसा चाहिए, बाहर से पैसा आना चाहिए। बाहर से जब पैसा आएगा तो उद्योग लगेंगे, समझ में आ रहा है, उद्योग लगेंगे तो लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ खरीद पाएंगे। जब कुछ ना कुछ खरीदने जाएंगे तो कुछ ना कुछ की डिमांड होगी, तो कुछ ना कुछ की डिमांड होगी तो कुछ ना कुछ को सप्लाई करने के लिए फिर से निवेश आएगा। और इन सब प्रक्रिया में सरकार को टैक्स मिलेगा। उस सरकार टैक्स जो इकट्ठा करेगी उससे या तो रोड, सड़क, पोर्ट, हाईवे ये सब बनाएगी, और दूसरा काम क्या करेगी, लोगों को जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जो गरीब हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए वितरण करेगी, सस्ते दाम पे सब्सिडी देगी। क्लियर, तो निवेश क्यों जरूरी है, तो नोट डाउन कीजिए निवेश क्यों जरूरी है। निवेश अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी है। किस माध्यम से आता है, एफडीआई से। अगर फॉरेन से आ रहा है तो एफडीआई के माध्यम से आता है। एफडीआई को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। तो ये सब नोट कर लीजिए, एफडीआई के माध्यम से आता है, फॉरेन से आ रहा है, रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई करेगी। क्लियर, तो सरकार को क्या चाहिए, पैसा। क्यों चाहिए, ताकि मार्केट में उत्पादन बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ करे। उत्पादन क्यों बढ़े भाई, उत्पादन इसलिए बढ़े क्योंकि उत्पादन जब भी कंपनी करेगी अपना तो लोग कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार देगी, रोजगार देगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, सामान को खरीदने की, गुड्स को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। क्लियर, तो कुल मिला के ये है सॉरी कुल मिला के ये है कि निवेश की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो, अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। ग्रोथ किस टर्म में हो, लोगों को रोजगार मिले, सरकार को टैक्स मिले, अलग अलग फैक्ट्रियां लगे, प्रोडक्ट बने और साथ ही साथ प्रोडक्ट बिके, क्योंकि लोगों के हाथ में खरीदने की क्षमता बढ़े। तो निवेश का माध्यम क्या होगा, अगर फॉरेन से निवेश आ रहा है तो एफडीआई होगा। भारत का वर्तमान स्थिति में 600 बिलियन पार कर चुका था एफडीआई कुछ दिन पहले, फिर घट भी गया, फिर आगे भी पार करेगा। तो 600 बिलियन, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसके थ्रू निवेश आता है फॉरेन से। क्लियर, और इसको मैनेज कौन करता है, आरबीआई। तो सरकार की पहली चुनौती हुई अर्थव्यवस्था में निवेश को आकर्षित करना। बाद में पढ़ाया जाएगा, सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। अभी ओवरऑल बताया जा रहा है इकोनॉमी है क्या, समझ पा रहे हैं। अभी ओवरऑल पहले क्लास में बताया जा रहा है कि इकोनॉमी है क्या, क्या क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे बैंकिंग सेक्टर पे, शेयर मार्केट पे, उसके बाद मुद्रास्फीति पे आएंगे, बजट पे आएंगे, कायदे से एक एक वर्ड क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हम क्या बता रहे हैं कि पहले समझ तो आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, सरकार निवेश क्यों चाह रही है, सरकार वितरण कैसे करती है, ये तो समझ में आए पहले। क्लियर, तो नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। पहला तो निवेश चुनौती में, दूसरी वितरण। पहला निवेश, दूसरा वितरण। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। इंग्लिश में बोलें तो इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्ट बन गया,
उस प्रोडक्ट को कैसे सप्लाई करना है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो निवेश क्यों जरूरी है भाई? अर्थव्यवस्था सुचारू चलाने हेतु, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु क्या जरूरी है भाई? निवेश जरूरी है। निवेश से क्या होगा? रोजगार। निवेश से क्या जनरेट होगा भाई इकोनॉमी में? रोजगार जनरेट होगा। रोजगार से क्या होगा? क्रय शक्ति। रोजगार से क्या होगा? लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति से क्या होगा? पुनः निवेश। क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? पुनः निवेश आएगा। पुनः निवेश आएगा तो फिर क्या होगा? पुनः रोजगार। पुनः रोजगार आएगा। और इन सब सारे क्रम में सरकार को क्या मिलेगा? इस सारे क्रम में सरकार को क्या मिलेगा? ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए। सरकार को क्या मिलेगा? कर। सरकार को मिलेगा टैक्स। इस टैक्स का सरकार उपयोग कैसे करेगी? रक्षा, अवसंरचना, रक्षा, अवसंरचना, सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, इन सब में सरकार कर का इस्तेमाल करेगी। समझ में आया? तो पहले अर्थव्यवस्था में निवेश चाहिए। क्यों? ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले। सुचारू रूप से चलेगा, निवेश आएगा तो रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग नौकरी करेंगे उनके पास पैसा आएगा। पैसा मिलेगा तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे तो फिर उस कुछ ना कुछ की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बनेगी। मान लीजिए कि आपके पास पैसा आया 1,000 रुपए। अगर 1,000 रुपए आया, चाहे 10,000 रुपए आया, 10,000 रुपए आया तो छोटा सा आप कूलर खरीद लिए, फ्रिज खरीद लिए, कोई भी, अभी गर्मी चल रहा है तो कोई भी चीज खरीद लिए, तो कूलर बनाने वाली, फ्रिज बनाने वाली कंपनी को दिखा कि डिमांड बढ़ा इकोनॉमी में। डिमांड बढ़ा तो फिर से नई फैक्ट्री डाल दी कंपनी और ज्यादा से ज्यादा कूलर और फ्रिज बनाने लगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ा। जब ज्यादा से ज्यादा कूलर और फ्रिज बनाएगी तो फिर से पुनः रोजगार मिलेगा, पुनः लोगों को, पुनः निवेश आएगा। मतलब फिर से फैक्ट्री डाली तो पुनः निवेश आया, फिर लोगों को रोजगार मिला तो पुनः रोजगार मिलेगा। जब पुनः रोजगार मिलेगा तो फिर से क्रय शक्ति बढ़ जाएगी लोगों की। और जब क्रय शक्ति बढ़ी तो सरकार को इन सब में क्या मिला? जब जब लोग कुछ ना कुछ खरीदने जाएंगे, जब जब कंपनियां निवेश करेंगी तो सरकार को प्रोडक्ट बिकेगा तो क्या मिलेगा? सरकार को कर मिलेगा। उस कर का इस्तेमाल सरकार क्या कैसे करेगी? अवसंरचना के विकास में। अवसंरचना होता क्या है? सरकार, अभी बजट पढ़ाऊंगा तो अवसंरचना में बताऊंगा कि अवसंरचना निवेश क्या होता है, पूंजीगत निवेश क्या होता है। ठीक है? तो ये सब, राजस्व निवेश क्या होता है, राजस्व क्या होता है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये सब क्या होता है तो बताया जाएगा। तो अवसंरचना में क्या होता है? सरकार रोड बनाएगी, पोर्ट बनाएगी, सॉरी, रेलवेज बनाएगी। ठीक है? अवसंरचना का विकास करेगी। रक्षा का विकास करेगी सरकार, रक्षा व्यय बढ़ाएगी। उसके बाद सरकार क्या करेगी? सुरक्षा पे, लोगों की अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उनकी सुरक्षा की बात करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेगी, पेंशन योजना की बात करेगी सरकार। उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना चलाएगी सरकार, मनरेगा स्कीम चलाएगी सरकार। तो इससे क्या होगा? सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये सारी सामाजिक सुरक्षा लोगों के हाथ में पैसा देने का जरिया है। मनरेगा के थ्रू लोगों को काम दिया जाता है। काम से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा से क्या होगा? ग्रामीण स्तर में फिर से मांग बढ़ेगी, क्योंकि मजदूर को हम पैसा जब दे रहे हैं तो एक तो उनको काम मिल रहा है और पैसा मिलेगा तो खर्च तो करेंगे ही। खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी। कहाँ मांग बढ़ेगी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। तो शहर तो हमारा चल ही रहा था, ग्रामीण स्तर पर भी हमें अर्थव्यवस्था में फिर से अर्थव्यवस्था का चक्का फिर से चलने लगेगा ग्रामीण स्तर पे भी। और ग्रामीण स्तर में मांग बढ़ेगी तो फिर सप्लाई बढ़ेगी, तो ग्रामीण रोजगार का फिर से जनरेशन होगा, ग्रामीण रोजगार भी बढ़ेगा। क्लियर? तो निवेश क्या करेगा अर्थव्यवस्था में, ये हमने समझा। अब वितरण, वितरण के लिए न्यू पेज लेंगे। वितरण, अब वितरण को समझते हैं। वितरण, अब वितरण क्या है भाई? तो वितरण, सरकार, मान लीजिए सरकार तो रोजगार में प्रोडक्ट, मार्केट में प्रोडक्ट तो बन गया, सरकार के पास टैक्स भी आ गया, प्रोडक्ट आ गया, मार्केट में पूरी तरीके से बन के तैयार होगा।
अब प्रोडक्ट किसके पास जाएगा और किस माध्यम से जाएगा, उस माध्यम की स्टडी करनी होगी कि नहीं होगी। कि मतलब कि या तो बाजार लोगों के पास पहुंचा दें माल को, या फिर सरकार पहुंचाए, या फिर सरकार और बाजार दोनों एक साथ मिलके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए। तीन माध्यम हो गया, एक तो सरकार पहुंचाएगी, दूसरा बाजार पहुंचाएगा, तीसरा बाजार और सरकार दोनों मिलके पहुंचाएंगे। जैसे ये होता है ना, जैसे हम लोग एक पंखा खरीदे, तो पंखा बनाने वाली कंपनी बजाज मान लीजिए, कोई भी कंपनी मान लीजिए, पंखा बनाने वाली कंपनी हेवेल्स बना दी पंखा। अब लोगों को खरीदना है पंखा, ठंडी गर्मी का टाइम है, लोगों को पंखा खरीदना है। अब पंखा जब लोग खरीदेंगे तो वो डायरेक्ट जाके और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपके शहर में, नज़दीकी शहर में, वहाँ से जाके खरीदेंगे। या फिर पंखा बनाने वाली जो कंपनी है सीधे सरकार को सारा पंखा दे देगी, या उसके बाद सरकार अलग अलग स्टोर खोलेगी और फिर सरकार उसका वितरण कराएगी। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री स्कीम के द्वारा जो दवा का वितरण कराया जाता है फ्री में, वैसे कुछ काम सरकार करेगी। या फिर पंखा को डायरेक्ट लोग जाके मार्केट से खरीदेंगे। किस तरीके से वितरण होना चाहिए, इसका अध्ययन दूसरी चुनौती है। तो अर्थव्यवस्था में पहली चुनौती हो गई निवेश, दूसरा चुनौती हो गया वितरण। और वितरण में भी तीन मॉडल, पहला बाजार, दूसरा राज्य, बाजार आधारित, राज्य आधारित, तीसरा बाजार प्लस राज्य, तीनों लोग मिलके वितरण सुनिश्चित करेंगे। क्लियर। पहला कौन हुआ, बाजार, दूसरा कौन हुआ, राज्य, तीसरा हुआ बाजार और राज्य दोनों मिलके। अब सोचिए 1776 के पहले, 1776 के पहले लोगों को मालूम नहीं था कि हम वितरण करेंगे कैसे, बाजार चलेगी कैसे। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आए और ये समझने का प्रयास किया कि वितरण हम लोग करें कैसे, बाजार को, मार्केट को कैसे कैप्चर करें, राज्य मार्केट को कंट्रोल करेगी या फिर मार्केट खुद मार्केट को कंट्रोल करेगी, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। तो बड़े आज तो हम लोग जानते हैं ना कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, या फिर साम्यवाद है, चीन की अर्थव्यवस्था हालांकि वो भी पूंजीवाद की तरफ चली गई है, फिर अमेरिका केवल मार्केट पे काम करता है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन सोचिए जब लोग जानते नहीं होंगे और जब इन सब चीज़ों की खोज हो रही होगी, तो सब में कुछ गुण आ रहा होगा, कुछ दोष आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, सब में आ रहा होगा। कुछ गुण होगा, कुछ दोष होगा। तो जो गुण होंगे उसको रखा जाएगा, क्वालिटीज़ को, और जो दोष होगा उसको दूर कर दिया जाता होगा किसी नए रिसर्च के द्वारा। फिर कोई नया इकोनॉमिस्ट आता होगा, रिसर्च करता होगा, उसको नोबेल प्राइज दिया जाता होगा, पूरी दुनिया में छाता होगा, और फिर उसके बताए गए तरीके से दुनिया चलती होगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज तो हमको सब मालूम है तब ना हम बोल रहे हैं। अभी कोविड आया था, सब लोग परेशान हो गए थे कि अब अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एक तरफ अर्थव्यवस्था का ग्रोथ डाउन हो गया था, दूसरी तरफ रोजगार भी जा रहा था। अब सरकार करेगी क्या उसमें, समझ में आ रहा है कितनी बड़ी चुनौती थी। कोविड में एक तरफ रोजगार जा रहा था पूरी दुनिया का, हेल्थ सेक्टर बर्बाद हो गया था, सारे सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो गया था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बर्बाद हो गया था, लोगों का रोजगार जा रहा था, लोग हाहाकार मचाए थे, अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। सोचिए अगर सरकार इसमें आगे नहीं आती, कुछ न कुछ नहीं करती, तो क्या स्थिति होती पूरी दुनिया में। अब कुछ ना कुछ सरकार करेगी तो सरकार को सपना तो आएगा नहीं, कोई ना कोई अर्थशास्त्री ही बताया होगा कि देखिए भैया जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको ये काम करना है। तभी तो अर्थशास्त्र विज्ञान है, समझ पा रहे हैं। तभी अर्थशास्त्र विज्ञान है, सीमित संसाधनों का उपयोग कर जनता को उत्तम सुविधाएं प्रोवाइड कराने का। ठीक, सीमित संसाधन ही रहेंगे आपके पास, इकोनॉमी में कभी आपकी संसाधन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, सीमित संसाधन। इसमें परेशानी क्या होती है कि जब सरकार सोचती है कि हमें प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए 1000 करना है, जिस दिन सरकार 1000 तक पहुंचती है तब तक प्रति व्यक्ति आय, अब 1000 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लोग सोचते हैं कि अब 1000 में क्या होगा, अब तो 2000 हमें चाहिए। फिर से सरकार बड़ी मेहनत करके 2000 पे जाती है, फिर अब लोग 3000 की डिमांड करते हैं। तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हमेशा संसाधन सीमित ही रहेंगे और उत्तम सुविधा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तम सुविधा नहीं दी जाएगी, उतनी ही सुविधा दी जाएगी जिससे आपका लाइफ चल सके सबका। और कुछ लोग तो बहुत बड़े पूंजीपति हो जाएंगे अर्थव्यवस्था में। तो ये सब होता है, अभी आगे समझेंगे कि कैसे कैसे लोग पूंजीपति होते हैं, कैसे जनता गरीब होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इन सारे वितरण मॉडल में समझेंगे हम। क्लियर। बस बताया गया ताकि आपको लगे कि कितनी बड़ी चुनौती होगी उस टाइम जब इन सब चीज़ों की खोज नहीं हुई होगी। तो ये क्या है, वितरण मॉडल में हम सीखेंगे अर्थव्यवस्था का
इतिहास, अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ी। अब इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है कि जैसे ही हम राज्य आधारित होंगे ना, तो इस बार बीपीएससी में दो दो क्वेश्चन एक ही अर्थशास्त्री से पूछे गए थे। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, दो दो क्वेश्चन एक ही अर्थशास्त्री से पूछे गए थे। अब शुरुआत में मैंने कल डिस्कस किया हूँ, ये सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ कल ही, वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है। और पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस किया था अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थशास्त्र है क्या, वो हो गया। और ये दो क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। दरोगा में भी वही हाल है, जो बिहार एसआई है उसमें भी यही क्वेश्चन बनते हैं, वितरण मॉडल पे, किन्सियन मॉडल पे। अभी सारे अर्थशास्त्री का नाम आएगा, 3-4 अर्थशास्त्री हैं, सबका नाम आएगा। क्लियर? तो देखते हैं। देखिए 1776 के पहले ये माना जाता था कि दुनिया में जो भी है यूरोपियन कंट्री, दुनिया तो यूरोप को ही बोला जाता था ना, हमारी कोई औकात थी नहीं, धीरे धीरे हम पे कब्जा करना शुरू कर दिए। तो दुनिया यूरोप को माना जाता था कि वहीं से नए विचार आएंगे। तो यूरोप में क्या देखा गया कि उस टाइम चल रहा था, उस टाइम सारे वहाँ के जो राजा होते थे, राजतंत्र था ना, तो राजा होते थे ये मानते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन को हम अपने पास इकट्ठा करें और इकट्ठा करके राज्य कंट्रोल कर ले उस धन पे। एक बार कंट्रोल कर लेगी, उसके बाद मनचाहा वो चेक करेगी पूरी दुनिया में कि कहाँ इसका मनचाहा दाम मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी धन इकट्ठा की, जैसे कपड़े इकट्ठा कर लिए, दुनिया भर के कपड़े बना के रख ली, चाहे कोई भी चीज़ बना के रख ली अपने पास, सोडा बना के रख ली, कुछ भी बना के, नील बना के रख ली, तो अपने पास रख ली, अब बहुत सारा इकट्ठा कर ली। उसके बाद अब ये देखेगी, मार्केट पे नहीं छोड़ेगी, ये देखेगी कि किस कंट्री में उसका दाम ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे अपने दूत भेजेगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे कोई भी कंपनी थी, वहाँ पे अपना दूत भेजेगी कि जाइए भाई, एजेंट भेजेगी, चेक कीजिए वहाँ, और वहाँ से व्यापारी टाई अप कीजिए लोगों से, जैसे वहाँ के राजा से आप व्यापारिक टाई अप कीजिए, तब हम बेचेंगे और मुनाफा जो कमाएंगे वो हम अपने पास रख लेंगे। मुनाफा जो आएगा वो सरकार के पास हो जाएगा, किसी लोगों के पास, किसी और लोग के पास नहीं जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खैर उसका इशू अलग था, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों की बात बोल रहा हूँ, वो तो प्राइवेट कंपनी थी। एग्जाम्पल के लिए बस दे दिया, ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट नहीं थी, ये भी बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है, फ्रांसीसी नहीं थी। तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया का मतलब हुआ कि ईस्ट की तरफ जाके व्यापार करना है, हम लोगों की तरफ आके, ठीक है, वो हमारे वेस्ट में है, उनके हिसाब से हम ईस्ट में थे, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया। तो व्यापार करना था, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था, जितना ज़्यादा मुनाफा वो कमाएंगे, वो कमा के उस पर अपना अधिकार जताएंगे, और उससे क्या होगा, अपनी बड़ी बड़ी सेना खड़ा करेंगे। सेना खड़ा कर लिए, सेना खड़ा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों का अधिग्रहण करेंगे। कुल मिला के खुद के फायदे की बात सोचते थे और उनकी सत्ता कैसे बची रहे, यही दिन भर बात सोचते थे। क्लियर? अब आया ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, धीरे धीरे आने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो क्या हुआ भाई, लोगों के हाथ में पैसा आने लगा। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो क्या बोलेंगे, बड़े बड़े पूंजीपति होने लगे, लाइन से धीरे धीरे पूंजीपति होने लगे। अब वो क्या बोले, सरकार पे दबाव क्रिएट किए कि भाई आप ही सब पे कब्जा किए पड़े हो, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, हम भी तो जाके अपना प्रोडक्ट बेचे ना, हम भी तो अब कुछ ना कुछ पैसे कमाए ना। ये दबाव पड़ने लगा। इसी दबाव के बीच में एक बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एडम स्मिथ। ये सारी सिचुएशन का अध्ययन कर रहे थे और अपना रिसर्च कर रहे थे कि देखिए उस समय मार्केट की बात कोई नहीं करता था। तो एडम स्मिथ साहब आए और इन्होंने पूरा रिसर्च किया और ये देखा कि देखो सरकार के हाथ में पैसा है तो सरकार क्या करेगी, वितरण करेगी, मतलब बेचेगी सामान और वो पैसा कमाएगी। क्यों ना ये पैसा प्राइवेट के हाथों में चला जाए और मार्केट आधारित सारी अर्थव्यवस्था हो जाए। और सरकार क्या करे भाई, सरकार खाली टैक्स इकट्ठा करे और पूरी तरीके से मार्केट पे छोड़ दे। मार्केट खुद ही संभाल लेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। मार्केट खुद ही संभाल लेगी कि कैसे डिमांड बढ़ेगा, कैसे सप्लाई उसकी बढ़ेगी, कैसे डिमांड घटेगा, कैसे सप्लाई घटेगी, कैसे डिमांड बढ़ेगा, कैसे दाम बढ़ेगा, कैसे डिमांड घटेगा, कैसे दाम घटेगी। बड़ा अच्छा आइडिया लगा उस समय लोगों को। लोग सोचे कि अरे भाई ये तो पहले बार कोई अर्थशास्त्री हुआ जो सरकार के कंट्रोल को हटाने की बात बोल रहा है। उनका नाम हो गया रातों रातों, समझ में आया, रातों रात उनका नाम हो गया। और फिर धीरे 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 सारी अर्थव्यवस्था जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था है वो सरकार के कब्जे से छूटने लगी। हालांकि इसमें बीच में क्रांति भी हुई थी जो इतिहास में पढ़ेंगे। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ से छूटने लगी और फिर बाजार आधारित हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, लोगों को अपना सामान बेचना था और सामान तभी बिकेगा और सरकार को कंट्रोल तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सरकार को भी फायदा कमाना था। समझ में आया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तभी सक्सेस होगा जब बड़े बड़े पूंजीपति अपना सामान उस देश से बाहर निकल के बेचेंगे। तो बाहर निकल के बेचना था तो अल्टीमेटली अंततः सरकार को अपना कंट्रोल छोड़ना ही था। तो एडम स्मिथ आए और अपना एक बुक लिखे, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ
नेशन 1776 में। ईयर मत याद रखिएगा, बस ऐसे बता दिया। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा ये ध्यान रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र का जो धन होता है उसके संबंध में इन्होंने किताब लिखी। और ये बोले, ये क्या बोले ये इंपॉर्टेंट है। दरोगा में आजकल ऐसे सवाल बड़े पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। और बीपीएससी में भी, बीपीएससी तो पूछेगा ही भाई, बीपीएससी कॉन्सेप्ट तो हमेशा से पूछ रहा है, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए, बाजार को अदृश्य हाथों में छोड़ दीजिए। अदृश्य हाथ, लोगों से उनसे पूछा गया कि चाचा ये बताइए अदृश्य हाथ होता क्या है। राजा तो पूछेंगे ना भाई अदृश्य हाथ क्या होता है, तो बड़े बढ़िया से इन्होंने समझाया कि देखो भाई, तुम लोग हो कंट्रोल किए पड़े हो, हम बोल रहे हैं अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ क्या होता है कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ा, किसी भी चीज़ की मांग बढ़ी है, जैसे पेन है, पेन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो कंपनी क्या करेगी, पेन का दाम बढ़ा देगी। पेन का दाम बढ़ा देगी और सप्लाई भी बढ़ा देगी। दाम तो बढ़ाएगी ही, सप्लाई भी बढ़ा देगी। तो डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड घटेगा सप्लाई घट जाएगी। मतलब ऐसा कुछ आप लोग को नहीं लग रहा है मेरे बताने से, मतलब वो बोले थे राजाओं से कि क्या आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है बताने से कि मार्केट में कोई अदृश्य हाथ है जो सब चीज़ों को रोक रहा है और सब चीज़ों को बढ़ा रहा है। तो उन्होंने किसकी संकल्पना की, अदृश्य हाथों को। तो राजा को लगा बड़ा बढ़िया बात कर रहा है भाई, छोड़ देते हैं। तो बोला कि अच्छा ये बताओ, हम छोड़ देंगे तो अभी तो हम सारा मुनाफा कमा रहे हैं, तुम क्या करोगे। तुम्हारे हिसाब से जो अदृश्य हाथ कंट्रोल करेगा वो हमें मुनाफा कैसे देगा। तो कहा कि मालिक एक बात जानिए, अदृश्य हाथ जब कंट्रोल करेगा ना तो बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा हो जाएंगे। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा हो जाएंगे ना तो वो आपको टैक्स देंगे। जब टैक्स देंगे ना तो आप जो समझ रहे हो कि इतना ही कमाई है, इससे कई गुना ज्यादा आपकी कमाई बढ़ जाएगी। तो जहां कमाई, उनकी दिमाग की बत्ती जल गई और बोले कि हाँ भाई ठीक है उनकी दिमाग की बत्ती जल गई इस बात पे। तो अदृश्य हाथ, पहला नोट डाउन कीजिए, अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ, अदृश्य हाथ कंट्रोल करेगा, ठीक है। मार्केट स्वयं ही कंट्रोल करेगी, मार्केट स्वयं कंट्रोल करेगी। बाजार, बाजार स्वयं, बाजार स्वयं कंट्रोल करेगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप, सरकार के अहस्तक्षेप की बात कही इन्होंने। इन्होंने बोला कि सब कुछ खुला छोड़ दिया जाए। अब इसके बाद क्या बात बोली इन्होंने, खुला प्रतिस्पर्धा, खुली खुली प्रतिस्पर्धा की इन्होंने बात कही। तो क्या क्या बात की है, चार, अदृश्य हाथ, बाजार स्वयं कंट्रोल करेगी, अहस्तक्षेप, सरकार अहस्तक्षेप की नीति अपनाए, सरकार इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट मत रखे, पूरा खुला छोड़ दे। उसके बाद खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ओपन कंपटीशन, मतलब कि सब लोग आए, सब लोग सामान बेचे, कंज्यूमर ये डिसाइड करेगा किसका सामान खरीदना है। इस तरीके से कंज्यूमर ही डिसाइड कर देगा कि माल का दाम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कंज्यूमर ही डिसाइड करेगा कि कितनी सप्लाई करनी है, क्योंकि जिसका सामान जितना बिकेगा, जो सामान जितना बिकेगा उसका प्रोडक्शन उतना ही बढ़ेगा। क्लियर, समझ में आया एडम स्मिथ साहब का, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, अब इनके 19वीं सदी में 1800 समथिंग में कौन है, कार्ल मार्क्स। अब ये मार्क्स, मार्क्स बोलते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बोला कि देखिए भाई, आप तो बोल रहे हैं अदृश्य हाथ कंट्रोल भी कर लेगा, समझ में आ गया। अच्छा, इनमें धीरे धीरे जो पश्चिमी देश थे ना, जितने बाद में यूएस हुआ, अब पहले यूरोपियन देश, ये सब लोग इस बाजार अर्थव्यवस्था को अपना लिए। और इसको किस नाम से जाना गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र का इन्होंने सिद्धांत दिया। अर्थव्यवस्था शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन देश इसको अपना लिए। तो जब जगह की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था, तो यूरोपियन देश और बाद में अमेरिका ने पूरी तरीके से इसको अपना लिया। तो पूरी तरीके से मार्केट को खुला छोड़ दिया, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था कि क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। क्लियर। तो पश्चिमी देश, और पश्चिमी देश में ब्रिटेन, ये सब हो गए, ब्रिटेन जर्मनी जितने भी देश है पश्चिमी देश में आ गए, और उसके बाद यूएस। अब आए कार्ल मार्क्स, उन्होंने 1936 में एक किताब लिखी। तो उन्होंने बताया कि देखिए, आप बोल रहे हैं कि सरकार कोई कंट्रोल ना करे, बात सही है, ठीक है, सरकार कोई कंट्रोल नहीं करेगी और पूंजीवादी लोग आएंगे, निवेश करेंगे, निवेश करने के बाद फल प्राप्त करेंगे, अपना पैसा निकालेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। इस क्रम में आपको कुछ डाउट लग रहा है। तो पूछा गया क्या भाई डाउट है, तो बोले कि इस क्रम में एक डाउट होगा। क्या होगा,
मान लीजिए ये पूंजीपति है, ऊपर बैठा हुआ है, और ये श्रमिक हैं, छोटे छोटे लोग जो नीचे बैठे हुए हैं। इन श्रमिक का यूज करके ये पूंजीपति इनको रोजगार दिया। कहा तो कि रोजगार देंगे, लेकिन इसने असल काम क्या किया कि रोजगार देने के नाम पे अपना प्रोडक्ट बढ़ा लिया, प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, उत्पादन को क्या किया, बढ़ा लिया। बेचा किसको? बेचा अपने ही श्रमिक को। किसको बेचा? अपने ही श्रमिक को। मान लीजिए कि ये फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, फ्रिज बनाने वाली कंपनी में 10 वर्कर काम कर रहे हैं। सामने वाला एसी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, एसी बनाने वाली कंपनी है, इसमें 20 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक, तो इसके पास भी काम करने से पैसा आया इन वर्कर के पास, और इन वर्कर के पास फ्रिज बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इनके पास भी पैसा आया। हो सकता है कि इनको फ्रिज की जरूरत ना हो, इनको एसी या फिर किसी और चीज की जरूरत हो, तो ये गए एसी खरीद लिए। क्लियर? और ये वर्कर के पास जब पैसा आया तो ये क्या किए? फ्रिज खरीद लिए। तो अल्टीमेटली एक पूंजीपति किसको बेचा? अंततः एक पूंजीपति अपना सामान किसको बेचा? वर्कर को, श्रमिक को। बेचा कि नहीं बेचा? कोई ना कोई, भले ये ना बेचे, ये पूंजीपति अपने वर्कर को भले ना बेचे, किसी दूसरे के वर्कर को भी तो बेच रहा है ना, क्योंकि वर्कर के पास क्या आया? पैसा आया। और सरकार इसमें नियंत्रण नहीं कर रही है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कौन कितने में सामान बेच रहा है, क्योंकि अदृश्य हाथ है। हाथ है कि नहीं है? अदृश्य हाथ है। तब अब क्या प्रॉब्लम हो गई? ये बोले कि आपको कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा है। मार्क्स बोले कि कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। तो बोले कि नहीं, कहाँ गड़बड़ है, सब तो ठीक है। तो कहे बताते हैं कहाँ गड़बड़ है। देखिए, पूंजीपति हैं, पहले तो अपना प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में लॉन्च किए, तो ये बोले कि हम रोजगार दे रहे हैं। रोजगार अपने लिए दे रहे हैं या दूसरे के लिए? मतलब क्या ये रोजगार दे रहे हैं कि श्रमिक की भलाई हो, या फिर ये रोजगार दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने और फिर यही हमारा मार्केट बनेंगे? किस लिए दे रहे हैं? क्रिटिकल एनालाइज कीजिए, आलोचनात्मक सोचिए। ये बोले कि आलोचनात्मक जरा सोच के बताइए ना, किस लिए ये रोजगार दिए थे? अपने लिए या दूसरे के लिए? समझ में आया यार? सही बात बोल रहा है यार, ये तो अपने लिए रोजगार दिए थे। तो बोले कि मजदूरों को क्या मिला इससे? रोजगार मिला, पैसा मिला, जो भी पैसा मिला ये खर्च कर दिए। फिर से अंततः पूंजी किसके पास चली गई? पूंजीपति के हाथ में। इनका पैसा अंततः पूंजीपति के हाथ में चला गया। इसके यहाँ नहीं गया होगा तो इसके यहाँ जाएगा, लेकिन जाएगा पूंजीपति के हाथ पे। पूंजीपति रोजगार दिया तो पैसा इनको दिया, अब फिर घूम के पैसा ले लिया। कितना टेढ़ा है। पूंजीपति रोजगार दिया, रोजगार तो दे दिया, घुमा फिरा के फिर पैसे भी ले लिया। समझ में आया? तो पैसा वापस पूंजीपति के हाथ में चला गया। तो मजदूर क्या हो गए? ये पूंजीपति था, ये रोजगार दिया था, अब मजदूर क्या हो गए? गरीब। तो गरीबी, पूंजीपति का पैसा बढ़ने लगेगा, क्योंकि रोजगार भी वही दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी वही बना रहे हैं, वो वापस पैसा वही ले रहे हैं। तो पूंजीपति का तो पैसा बढ़ता चला गया। इस क्रम में सरकार को कर भी मिला, लेकिन वर्कर को क्या मिला? समझ पा रहे हैं? वर्कर को क्या मिला? सबकी आंखें चौंधिया गई। भाई वर्कर को तो सच में कुछ नहीं मिला। थोड़ा बहुत पैसा अपने भविष्य के लिए बचाया होगा, ठीक है, 10,000 रुपया कमा रहा होगा, 8,000 खर्च किया, 2,000 बचा लिया, तो 2,000 तो मिला कायदे से देखा जाए। और थोड़ी सुख सुविधाओं की उसको जो किल्लत थी वो नहीं हुई। लेकिन पूंजीपति को क्या मिला? एक तरफ से रोजगार दिया, प्रोडक्ट जितना बनेगा, जितना बिकेगा, उसको तो फायदा ही होगा। तो समाज में क्या होने लगा? असमानता। पूंजीपति पैसे वाले होते चले गए, गरीब गरीब होते चले गए। क्लियर? तो मार्क्स आया गरीबों की मसीहा बन के और बोला कि देखो भाई, मार्क्स आया गरीबों का मसीहा बन के और देखो भाई पूंजीपतियों, तुमने तो शोषण ही कर दिया सबका। ठीक है, तो मार्क्स आवाज उठाने लगा। तो मार्क्स क्या बोला? तो मार्क्स से पूछा गया कि अरे चचा ये बताइए कि ठीक है, ये मॉडल काम नहीं करेगा, आपके पास कोई मॉडल है? आपके पास कोई मॉडल है? तो बोले कि हाँ है, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। पूछा गया कि हम तो राज्य से आए थे, फिर से राज्य में जाएंगे? कहे कि राज्य से आए थे तो तुम लोग गलत तरीके से आए थे। राज्य में आए थे तो डायरेक्ट आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में घुस गए थे। और जो राज्य उस समय था ना, वो अपने लिए सोच रहा था। अब राज्य सोचेगा जनता के लिए। उस वक्त थोड़ा बहुत जनता के लिए सोच रहा था, अब पूरी तरीके से जनता के लिए सोचेगा। तो इन्होंने 2 मॉडल समझाए कि राज्य सब वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखे, प्लानिंग करे कि कैसे राज्य को आगे बढ़ना है। मतलब देश को, राज्य कहने का मतलब स्टेट मतलब कंट्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसे आगे बढ़े ये सोचा गया था। राज्य आगे कैसे बढ़े और जनता को उत्तम सुविधाएं उपलब्ध कैसे कराए।
तो राज्य के पास पैसा एक बार आ जाएगा, मार्केट में जितने प्रोडक्ट बने अब राज्य कब्जा कर ले उस पर, कब्जा नहीं करे मतलब जैसे मान लीजिए कि मोटर बाइक बनी, पेन बना, कार बना, तो राज्य सबका ध्यान रखे कि कितने मोटर बाइक बने, कितने पेन बने, कितना कार बना। अब राज्य सर्वे करेगी कि किसको कितना उपलब्ध कराना है, किस एरिया में ज्यादा पेन की जरूरत है या मोटर बाइक की जरूरत है, और राज्य उस एरिया में प्रोवाइड कराए अलग अलग सामान को। समझ पा रहे हैं? तो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था हो गई जिसमें राज्य का कंट्रोल रहेगा, लेकिन किसके लिए वो राज्य काम करेगा? पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी जनता के लिए। तो अपनी जनता को उत्तम सुविधाएं प्रोवाइड कराए। तो उस समय तो मार्क्स की बातें सुनी नहीं गई, ज्यादातर ये बोला गया कि चलो भाई ठीक है, मार्क्स की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन मार्क्स का चेला था लेनिन, इतिहास में, विश्व इतिहास में पढ़ेंगे, उसने 1917 में रूस में क्रांति करा दी। रूस में क्रांति करा दी उसने 1917 में। अब क्रांति के बाद उसके गुरु मार्क्स बोले थे कि देखो भाई, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। लेनिन की आंखें थोड़ी सी चमक गई, बोला कि हाँ भाई, गुरु के हिसाब से चलेंगे। तो उसने क्या किया कि समाजवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाया। कौन सा कॉन्सेप्ट को भाई? समाजवाद के कॉन्सेप्ट को, समाजवाद। और आगे चल के चीन का उद्भव हुआ। तो समाजवाद को किसने अपनाया? पुराना यूएसएसआर, पुराना सोवियत संघ, समाजवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाया। उसके बाद चीन को किसने अपनाया? चीन ने किस कॉन्सेप्ट को अपनाया? साम्यवाद, साम्यवाद को चीन ने क्या अपनाया? साम्यवाद को। यूएसएसआर ने क्या अपनाया? लेनिन का मार्क्स का चेला जो लेनिन हुआ, वो साम्यवाद को अपनाया। अब इन दोनों में क्या अंतर है? समझ पा रहे हैं? हमने क्या समझाया? हमने बाजार अर्थव्यवस्था समझाया, बाजार को नोट करा दिया। अब बाजार में क्या कमी थी? तो बाजार में सबसे बड़ी कमी थी असमानता। असमानता नोट कर लीजिएगा। बाजार की सबसे बड़ी कमी क्या थी? असमानता। दूसरा, शोषण, श्रमिक का। किसका शोषण? श्रमिक का शोषण। तो पहली असमानता कमजोरी, दूसरी कमजोरी श्रमिकों का शोषण। ये दोनों कमजोरी जब आएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो इससे उद्भव होगा राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का। किसने उद्भव कराया? मार्क्स ने। पिछले मिटा दिया, पिछली बार लिखा था मार्क्स ने। मार्क्स ने यह बताया कि अब राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अब इनकी बातों को उतना सुना नहीं गया, क्योंकि पूंजीवादी का बोलबाला था पूरा, सब लोग मानते थे कि पूंजीवादी ही होनी चाहिए। बाद में 1917 में इनके चेले ने क्रांति करा दी रूस में, और 1917 की क्रांति के बाद जो यूएसएसआर का उद्भव हुआ, उसने समाजवाद को अपनाया। आगे चल के चीन ने साम्यवाद को अपनाया। दोनों कहीं ना कहीं राज्य आधारित अर्थव्यवस्था है। ये दोनों कौन सी हैं? ये दोनों कौन सी हैं? राज्य आधारित। राज्य आधारित में दोनों आती हैं। अब समाजवाद और साम्यवाद में अंतर समझिए, लिख लीजिएगा। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर, लिखिए, नोट डाउन कीजिए, समाजवाद में उत्पादन के साधनों पे सरकार का, समूह का कंट्रोल होता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पे समूह का कंट्रोल होता है। जैसे 20, 50, 100, 200, 500 लोग एक जगह इकट्ठा हुए, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। उसके बाद मान लीजिए कि 1 लाख पेन बना लिए, पेन की कंपनी डाले, 1 लाख पेन बना लिए। 1 लाख पेन बनाने से उनको जो भी रेवेन्यू मिला, हो सकता है 1 लाख मिला होगा, तो 1 लाख अब जितने लोग थे, 500, 1000, 100 लोग, सब में बराबर बराबर बट जाएगा। तो ये है समूह। समूह का उदाहरण है समाजवाद, जिसमें समूह का कब्जा होता है। क्लियर? इसमें समूह आएगा। अब आया साम्यवाद। अब साम्यवाद में क्या होगा? तो साम्यवाद का रूप चीन ने दिखाया। साम्यवाद में क्या होगा? सरकार का सब पे कंट्रोल होगी और सरकार अपने हिसाब से वितरण सुनिश्चित करेगी। अब सरकार क्या की? मान लीजिए 1 लाख पेन बना। अब 1 लाख पेन बना, वर्कर बनाया। क्लियर? समझ में आ गया? अब क्या की सरकार? 1 लाख पेन पे कब्जा कर ली। अब ये सरकार सोची कि 1 लाख पेन को कहाँ बेचना है। वर्कर को तो सैलरी दे दी काम करवा के, यहाँ उसके बाद 1 लाख यहाँ से बेचना है उनको। तो 1 लाख बेची, 1 लाख पेन को, जो मुनाफा आया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेगी अपने लोगों में पैसे का, कि किसको कितना मिलना चाहिए। तो मतलब सरकार जाके कब्जा करके रखेगी। ठीक, सरकार कब्जा करेगी साम्यवाद में। यहां तक कि श्रम पर भी सरकार का कब्जा होगा। ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कब्जा होता है, वो भी श्रम पे भी काम होता है, श्रम पे भी कब्जा होता है। क्लियर? अंततः ये दोनों अर्थव्यवस्था फेल हो गई। समझ में आ गया ना? राज्य अर्थव्यवस्था क्या हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ में आया, राज्य अर्थव्यवस्था समझ में आया। क्लियर है? अब पूंजीवादी भी फेल होगा, राज्य आधारित भी फेल होगा। ठीक, अंततः अब पहले राज्य का पढ़ा रहे हैं तो राज्य का समझा दें, उसके बाद पूंजीवादी पे आएंगे।
अंततः ये राज्य आधारित अर्थव्यवस्था फेल हो गई और यूएसएसआर के टूटने का सबसे बड़ा कारण में से एक कारण ये था कि यूएसएसआर ने केवल समाजवाद पे बल दिया था। लोगों के अंदर कार्य करने की क्षमता घट गई थी। जैसे 500 लोग एक जगह इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, कोई हो सकता है कि ज्यादा काम किया होगा, कोई कम काम किया होगा, लेकिन अंततः जब बंटेगा पैसा तो सब में लगभग बराबर बटेगा। अब लगभग बराबर बटेगा तो जो ज्यादा काम किया उसको तो बुरा लगेगा ना, तो धीरे धीरे उनको काम करने के लिए उत्साह उनके अंदर नहीं रह जाएगी। जब उत्साह नहीं रह जाएगी तो अंततः जितने प्रोडक्ट बन रहे थे, जैसे 1 लाख पेन बन रहा था, उस प्रोडक्ट में कमी आ जाएगी। धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था डाउन होने लगेगी, स्लो डाउन। समझ में आया? लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक सबसे बड़ी बात होती है क्या, कि ये इंसेंटिव देता है। अगर किसी भी कंपनी में आप काम करेंगे तो जितना आपका सप्लाई होगा, जितना आप काम करेंगे, उसके साथ आपको इंसेंटिव मिलेगा। जैसे डॉक्टर को क्या इंसेंटिव होता है, एमआर जाके डॉक्टर से बोलते हैं कि आप इतने लाख का दवाई लिख दीजिए, उसके बाद एक टूर आपको करा देंगे, तो इंसेंटिव है एक तरह से। ठीक है, वो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करेंगे तो इतना सेल किए, आपको ये इंसेंटिव के रूप में इतना पैसा मिल गया। तो उनके अंदर एनिमल स्पिरिट होगा। एनिमल स्पिरिट बोलते हैं कि काम करने की क्षमता होती है, जानवर जैसा काम करने की। हालांकि निगेटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी एनिमल स्पिरिट इसको बोलते हैं। तो उनके अंदर काम करने की क्षमता आएगी और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे ताकि स्वयं का मुनाफा हो। तो इंसेंटिव किस में होता है? इंसेंटिव होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अब आगे समाजवाद जो पढ़ा रहे थे, तो इसमें अंततः ये टूटेगा क्योंकि इसके अंदर एनिमल स्पिरिट रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि इनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, इनके कार्य को सराहना नहीं मिल रही है। कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो सराहना नहीं मिल रही है। तो चीन ने 1986 के आसपास अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी और चीन शिफ्ट हो गया पूंजीवादी की तरफ। क्लियर? आगे बताएंगे। और समाजवाद में रूस ने प्लानिंग करके नहीं खोला तो रूस डूब गया। तो क्लियर है? तो ये भी फेल हुआ, ये भी फेल हुआ, दोनों लोग फेल हुए। ये कैसे फेल होगा अभी बता रहा हूं। नया पेज ही ले लेते हैं। अब दो चीज समझ में आ गई। वितरण, बाजार और राज्य, अभी दो समझते हैं, बाद में आगे समझेंगे। मैं लिख ही देता हूं। राज्य प्लस बाजार। अब देखिए बाजार में क्या हुआ, वितरण में ये कहां डूबेगा। सब लोग मान के चल रहे थे, ये तो डूब गई, ये समझ में आ गया। धीरे धीरे राज्य अर्थव्यवस्था डूब गई। यूएसएसआर का पतन, यूएसएसआर का पतन हो गया। ठीक, चीन ने बाजार खोला। अंततः चीन क्या हो गया, पूंजीवादी हो गया। थोड़ा सा पूंजीवादी की तरफ कदम बढ़ा लिया। ठीक है, बताएंगे किस अर्थशास्त्री के कहने पर बढ़ाया। अब बाजार आधारित है। अब इसकी कमी देखें। अब ये कायदे से चला रहा था 1776 के बाद, एडम स्मिथ के बाद ये कायदे से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी इनकी, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी। सुनाई दे रहा है? आते हैं, कहाँ थे? हाँ, बाजार। 1976 के बाद एडम स्मिथ ने लिखा अपनी बुक और सबको पूंजीवादी बना दिया, यूरोपियन देशों को, बाद में यूएसए को भी। एक समय ऐसा आता है, इन्होंने बोला था कि इन्होंने बोला था डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगा सप्लाई घटेगी, उस हिसाब से मूल्य भी एडजस्ट होगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? सप्लाई के अनुसार डिमांड होता है, या फिर ये बोल सकते हैं डिमांड के अनुसार सप्लाई होता है। लेकिन एक समय आया, क्या समय आया भाई? 1929 का महान मंदी। महान मंदी 1929 का महान मंदी आ गया। अब एडम स्मिथ तो टाइम बोल गए थे नहीं। जब थे नहीं तो उनसे पूछा कैसे जाता। एक बात बताइए मालिक, आपने तो बोला था पूंजीवादी पूंजीवादी करते रहो, आज जब हम डूबे हैं, महान मंदी आ गई है, पूरे यूरोप डूब गया है, पूरा यूएस डूब गया है,
हो सकता है कि फ्यूचर में हिटलर जैसे व्यक्ति का उद्भव हो और वर्ल्ड वार सेकेंड हो जाए। हिटलर के उद्भव के पीछे एक रीजन ये था, वर्ल्ड वार सेकेंड के पीछे एक रीजन ये था, और हिटलर के उद्भव के पीछे रीजन ये था कि महान मंदी आई थी। जब महान मंदी आती है ना, तो जनता अपने एक मजबूत शासक की तरफ आगे बढ़ती है, शासक की तरफ देखती है, और शासक की तरफ देखिए, हिटलर वो शासक था राइट विंग का। राइट विंग जब जब मंदी आएगी तब तब राइट विंग आएगा, क्योंकि राइट विंग के लीडर हमेशा अपने आप को मजबूत शासक दिखाते हैं। तो हिटलर भी दिखाया, और हिटलर गलत तरीके से आगे बढ़ गया। वो राइट विंग नहीं था, सेंटर राइट रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक्सट्रीम राइट हो गया। एक्सट्रीम लेफ्ट भी गड़बड़ है। एक्सट्रीम लेफ्ट लेनिन जानते हैं, स्टालिन जानते हैं कितना खतरनाक। तो यही है, एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट गड़बड़ है। तो सब लोग पूछे कि 1929 में महान मंदी आ गई। अब महान मंदी थोड़ा सा बता दिया, एक्स्ट्रा हो गया तो कोई बात नहीं। महान मंदी आ गई, आप ये समझाएंगे कि महान मंदी के पीछे कारण क्या हो गया, महान मंदी क्यों आई भाई? लोगों के पास, मतलब फैक्ट्री के पास सामान उत्पाद बन के, मतलब उत्पाद बन के तैयार था, सामान बन के तैयार था, लेकिन खरीदने वाला कोई था ही नहीं। उत्पाद बन गया पर खरीदने वाला कोई नहीं है। एडम स्मिथ जैसा तो बोले थे कि उत्पाद बढ़ाइए, खरीदने वाला भी बढ़ेगा, उत्पाद घटाइए, खरीदने वाला घटेगा। अब उत्पाद बढ़ रहा है या घट रहा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, लेकिन लोग परचेज कर ही नहीं रहे थे, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं था। अब क्या हुआ? तब समस्या ये आ गई कि अर्थव्यवस्था को आगे कैसे बढ़ाएं। जैसे अभी थोड़ा बहुत कोविड से समझ सकते हैं। कोविड में मान लीजिए सारी कंपनी बंद हो गई तो उत्पादन भी बंद हो गया, लेकिन कुछ तो कंपनी पहले से स्टोर करके रखी होगी ना अपना गुड्स और सर्विस, सर्विस नहीं गुड्स को, कुछ तो स्टोर करके रखी होगी। लेकिन वो बिकेगा क्या? लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि आज अगर खरीद लिए और हमारा बचाया हुआ पैसा अगर खर्च हो गया तो फिर कल को क्या करेंगे हम? कल क्या करेंगे? आज तो खरीद लिए, कल क्या करेंगे? इस चक्कर में, इस डर से कोई खरीद नहीं रहा है। अब खरीद नहीं रहा है तो यही चीज कुछ ना कुछ बृहद रूप में 1929 में हो गई थी। लोगों के पास पैसा ही नहीं था, जो बचा हुआ था बचा के रखते थे रोटी कपड़ा और मकान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बाकी कोई चीज परचेज ही नहीं कर रहे थे। कंपनियां लूट रही थी, डूब रही थी, लगातार कंपनियां डूब रही थी। तो फिर सोचा गया कि भाई एडम स्मिथ होते तो शायद ये दूर करते। उस समय एक महान व्यक्ति का उद्भव हुआ जिसका नाम था, जिस पे इस बार पीपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक, दरोगा में भी, एसआई में भी क्वेश्चन इस पे आया है। तो उस महान अर्थशास्त्री का उद्भव हुआ जिसके 100 साल पहले, जिसने जो उन्होंने 100 साल पहले कॉन्सेप्ट बताया था, जो तरीका बताया था, जो सॉल्यूशन बताया था, उसको आज 100 साल बाद कोरोना में भी, कोरोना के महामारी में भी उन्हीं के बताए हुए तरीकों पे पूरी दुनिया चल रही है। ना सिर्फ भारत, पूरी दुनिया चल रही है। इसीलिए क्वेश्चन बनाए थे, एसआई में भी बना रहे हैं, इसमें भी बनाए, पीपीएससी में भी। कल डिस्कस हुआ है, कल देख लीजिएगा जाके। उस अर्थशास्त्री का नाम क्या था? जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स नाम था। क्लियर? 1936 में उन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, उसमें उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया। क्या सॉल्यूशन दिया भाई? कहे कि देखिए, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो ग्रोथ तो करेगी, लेकिन किस कीमत पर? कुछ कुछ मिलता हुआ बात कहेंगे वो मार्क्स से, कुछ कुछ मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। मार्क्स जो बोले कि पूंजीवादी को छोड़ो, पूरी तरीके से सरकार के हो जाओ, वो ये नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उनके बोलने का महत्व क्या रहेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खिसक के थोड़ा सा समाजवादी की तरफ जाए। मतलब पूंजीवादी है, पूरी तरीके से ना बने, क्योंकि पूंजीवादी देश के लिए जरूरी है, इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन पूरी तरीके से राज्य की तरफ मत खिसके, पूरी तरीके से ये राज्य की तरफ ना खिसके, पूरी तरीके से ना खिसके, हल्का सा शिफ्ट हो, थोड़ा सा शिफ्ट हो। मतलब कैसे? तो इनका कहने का मतलब था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग चाहे कुछ भी कर लें, सबको रोजगार प्रोवाइड नहीं करा सकते। कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार रह ही जाएंगे। जैसे आप कुछ भी कर लें, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं तो आप अर्थव्यवस्था में उपस्थित, देश में उपस्थित सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार रह ही जाएंगे, ये मान के चलिए। किसने बताया? किन्स ने बताया। कुछ लोग बेरोजगार रह ही जाएंगे। इस हिसाब से पूंजीवादी लोग जनता का शोषण करके ही अपने पास धन एकत्रित करेंगे। जनता मतलब श्रमिक, श्रमिक का शोषण करेंगे ही, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इन्होंने सोल्यूशन दिया। प्रॉब्लम क्या थी भाई? प्रोडक्ट बन गया था, बिक नहीं रहा था। प्रोडक्ट बन गया था, बिक नहीं रहा था। इसमें प्रोडक्ट बन गया था लेकिन बिक नहीं रहा था। इन्होंने सोल्यूशन दिया। क्या सोल्यूशन दिया बताते हैं, नोट कर लीजिएगा। महान मंदी अब 1929 में आई, इसकी कमी
तब 1929 में नए अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक। न्यू पेज, ये बोले कि कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार रह ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 10 लोग हैं, 10 लोग को अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से काम करे ना, तब भी 7 या 8 लोग को ही रोजगार दे पाएगी। 7 मान लीजिए रोजगार दी, 7 में से 3 लोग बचे रह गए, 3 लोग बचे रह गए जिनको रोजगार नहीं मिला, क्योंकि इनका मानना था कि चाहे कुछ भी कर लीजिए पूरी तरीके से लोगों को आप रोजगार दे ही नहीं सकते। तो 3 लोग बचे रह गए। अब ये 3 लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो ये मांग उत्पन्न नहीं करेंगे, मांग उत्पन्न नहीं करेंगे। नोट डाउन करते रहिएगा। 3 लोगों के पास पैसा नहीं है, 3 लोग मांग उत्पन्न नहीं करे, अंततः ये क्या हुए, अर्थव्यवस्था पे बोझ हो गए। अंततः ये क्या हुए, अर्थव्यवस्था पर बोझ हो गए। अंततः ये अर्थव्यवस्था पे बोझ हो जाएंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक नहीं रहेंगे, उत्पादक नहीं रहेंगे। तो अर्थव्यवस्था पर कैसे बोझ होंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक नहीं रहेंगे। जब उत्पादक नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अब हमारी जो मांग है, जो प्रोडक्ट बना, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट बना, ठीक, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट बना 10 लोगों के लिए। अब साथ ही बिका, साथ ही बिका और 3 बच गया, 3 बच गया तो पूरी तरीके से बिका क्या, सब सामान नहीं बिका। 3 लोग खरीदने वाले नहीं थे, इसलिए 3 प्रोडक्ट बच गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये 3 लोग अब मांग तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो मांग जब क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो फिर सप्लाई भी कम होगी। अब इस बार सप्लाई होगी, साथ ही प्रोडक्ट बनेगा, नेक्स्ट टाइम साथ ही प्रोडक्ट बना। अब 7 प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा बिकने, तो पता चला कि 7 प्रोडक्ट जब बना रहे हैं तो पहले 10 प्रोडक्ट बनाए। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए, सपोज करने के लिए बता रहा हूं, 10 प्रोडक्ट पहले बनाए थे तो 10 वर्कर को काम पे लगाए थे। अब 10 प्रोडक्ट तो बिका नहीं, साथ ही बिका, 3 बच गया। अब 7 ही प्रोडक्ट इस बार कंपनी सोची बनाएंगे। 7 प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितने लोगों को रोजगार पे रखी, 7 लोगों को। इस बार अब 7 ही लोग रोजगार पे रहेंगे। पहले कितने लोग थे, 10 लोग, अब कितने लोग रह गए, 7 लोग। इधर से कितने लोग छटे, 3 लोग। अब इन 7 के पास भी धीरे धीरे पैसा कम होने लगेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन ही अंततः घटने लगा, उत्पादन ही घटने लगा, इनके पास भी कम होगा। अब इसमें भी छटनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हो सकता है 6 लोगों के पास ही कुल पैसा सामान खरीदने के लिए पैसा बच जाए, बाकी 1 लोगों के पास थोड़ा कम पैसा हो, तो ये धीरे धीरे डिमांड कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को नहीं खरीदेंगे। फिर 1 लोग हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे अब 6 प्रोडक्ट बनेगा, फिर अंततः 5 बनेगा, उसके बाद 4 बनेगा, 3 बनेगा, 1 बनेगा। समझाने के लिए बता रहा हूं। कहने का मतलब है, किन्स बोले थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चाहे कुछ भी कर ले, सबको रोजगार नहीं दे सकती, और धीरे धीरे करते 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 मांग में कमी आने लगेगी, और अंततः ये कमी इतनी कमी में बदल जाएगी कि महान मंदी की तरफ दुनिया आगे बढ़ने लगेगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो अंततः मांग में कमी आने लगी। तो मांग में कमी आई तो क्या हुआ, इनका महान मंदी की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो प्रोडक्ट तो बना पर पैसा नहीं है तो बिकेगा नहीं। यही तो हुआ था 1929 में। तो उन्होंने पहले समस्या का अध्ययन किया, पूरी तरीके से अध्ययन किया, और तब समझाया कि यह समस्या आपके पास आई क्यों। एडम स्मिथ बोले थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अदृश्य हाथ कंट्रोल कर लेगा, लेकिन ये बताया कि एडम स्मिथ ये बताना भूल गए कि अगर किसी को रोजगार नहीं मिला तो वो क्या करेगा। तो उसको समझाया जॉन मेनार्ड किन्स ने कि रोजगार नहीं मिलेगा तो ये प्रॉब्लम होगी। एडम स्मिथ के सामने भले ही उस समय कितनी ही चुनौतियां थी, उन्होंने कोई भी सॉल्यूशन बताया, लेकिन इस बात पे सोचना वो भूल गए। कोई भी अर्थशास्त्री हर बात पे नहीं सोच सकता ना, तो उसके अंदर ये कमी रह गई। फिर से नई थ्योरी का उद्भव होगा। वो कौन किए, जॉन मेनार्ड किन्स। अब इसीलिए जॉन मेनार्ड किन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कि जब जब आज ही नहीं कल को भी अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम होगी तो जॉन मेनार्ड किन्स के बताए गए सॉल्यूशन पे चर्चा होगा। तो अभी ये प्रॉब्लम बता दी है। जब हम समस्या का अध्ययन कर लेते हैं ना तो सॉल्यूशन के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो अब ये बताएंगे सॉल्यूशन। तो पूछा गया कि बताइए सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इन्होंने बताना शुरू किया। देखिए, इन्होंने बोला कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे चालू रहे। जॉन मेनार्ड किन्स। हाँ, इनका एक किताब का नाम नोट कर लीजिएगा, जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें इन्होंने ये बात कही थी। ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मनी। किसने लिखा, जॉन मेनार्ड किन्स। उसी में सब सॉल्यूशन बताया। पहला सॉल्यूशन जनरल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मनी। पहला सॉल्यूशन, राज्य पूंजीवादी रहे।
किंतु कुछ कदम राज्य आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ाए। इनके हिसाब से क्या था कि राज्य पूंजीवादी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कदम राज्य आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ाए। कौन राज्य आधारित अर्थव्यवस्था की बात बोला था? मार्क्स। तो ये बोले कि ठीक है, एडम स्मिथ की तरफ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से ब्लाइंडली एडम स्मिथ को फॉलो मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। अंततः मांग में कमी आएगी, शोषण पे ही श्रमिकों का शोषण होगा और अंततः श्रमिक मांग जनरेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये बोले कि कुछ कुछ कदम मार्क्स से बढ़ाए हुए रास्तों पे चलिए। दोनों को मिला के बोले। कैसे? मार्क्स बोलता था कि सब कुछ सरकार कंट्रोल करे, नहीं नहीं, सब कुछ सरकार कंट्रोल करेगी तो फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप डूब जाएंगे, यूएसएसआर की तरह डूब जाएंगे। तो ये तो 1936 में ही बता दिए, अंत में यूएसएसआर डूबेगा, चाइना अपनी इकोनॉमी खोलेगा। तो बाद में चाइना और यूएसएसआर को दोनों को समझ में आ गया कि मार्क्स आधारित अर्थव्यवस्था हमारे समय में लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगी। तो ये पहले ही बता दिए कि ये भी डूबेगा एक दिन। आज ये डूबे हैं, कल ये डूबेगा। आज पूंजीवादी डूबा है, कल राज्य डूबेगा। तो इसलिए इस फॉलो करिए इस चीजों को। तो सारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था टकाटक करके देखने लगी, उनको पूरा आंखें फाड़ के देखने लगी कौन सा सोल्यूशन बताएंगे। तो सोल्यूशन बताए कि आप राज्य आधारित हो जाइए। सबको लगा कि भाई राज्य आधारित हो जाएंगे, क्या बकवास कर रहा है, हम लोग तो आज तक गर्व करते थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि हमारे लोगों ने ये मान के रखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया का सोल्यूशन है। तो फिर इन्होंने बोला कि फिर आप डूबे क्यों? तो सबकी मुंह बंद। तो फिर सब लोग इनको अब ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। क्या होगा? कुछ कदम आगे बढ़ेंगे। इस कुछ कदम में क्या होगा कि सरकार जब भी मंदी आए, नोट कीजिएगा, जब भी बड़ा लाइन है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, जब भी मंदी आए, चाहे एक लाइन लिख दे रहा हूं, सरकार खर्च करे मंदी के समय, सरकार खर्च करे मंदी के समय, लोगों के हाथ में पैसा दे। लोगों के हाथ में पैसा दे। किस तरीके से पैसा दे? राजकोषीय घाटे को बढ़ाना पड़े तब भी बढ़ाए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए कर, सॉरी ब्याज, ये मिट गया क्या? अच्छा लिख लीजिएगा, राजकोषीय घाटे को बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए कुछ समय के लिए, ब्याज दर कम करे, ब्याज दर कम करे। सरकार क्या करे भाई? राजकोषीय घाटे को बढ़ाना पड़े तो बढ़ाए, कर्ज लेना पड़े तो बढ़ाए। अब राजकोषीय घाटा होता क्या है? जब बजट पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। राजकोषीय घाटे को सरकार को बढ़ाना पड़े। राजकोषीय घाटा होता है ना, अकाउंट होता है। जैसे हम किसी से कर्ज लिए तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, हमारा कर्ज बढ़ेगा। तो वैसे ही सरकार जब कर्ज लेगी तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। सिंपल शब्द में समझिए, बाद में बजट पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में बताया जाएगा। राजकोषीय घाटा सरकार को बढ़ाना हो तो बढ़ाए, ब्याज दर को सरकार को कम करना हो तो कम करे। ब्याज दर को कैसे कम किया जाएगा कि सरकार क्या करेगी? बैंक से बोलेगी कि तुम ब्याज कम लो। बैंक से जब लोन लेने पे ब्याज कम लेगी तो बैंक क्या होगी? लोग जाएंगे बैंक के पास, ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो बैठे तो रहेंगे नहीं, या तो कोई ना कोई सामान खरीदेंगे, फोन खरीद लिए, फ्रिज खरीद लिए, घर खरीद लिए, कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, हाउस लोन लेंगे तो, या फिर अगर घर बनवाने के लिए पैसा ले लिए, लोन ले लिए, तो फिर मिट्टी, सीमेंट बिकेगा, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ स्टेब्लिश होंगी, ईंट बिकेगा, छड़, रड, गिट्टी, सब चीज बिकेगा। तो ऐसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो सर कुछ भी कीजिए, लोगों के हाथ में पैसा दे दीजिए। आप कुछ भी करने का तरीका क्या है? राजकोषीय घाटा, ब्याज दरें कम की, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जब बजट पढ़ाया जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई जाएगी तो सब बताया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये समझिए कि जॉन मेनार्ड किन्स चाहते थे कि सरकार खर्च करे, सरकार खर्च करे, साथ ही साथ लोगों के हाथ में पैसा दे। तभी तो कोविड जब आया तो सरकार ने अलग से पैसा दिया, लोगों को अलग से फंड इकट्ठा की और तब लोगों को बांटना शुरू किया। अलग अलग प्रोजेक्ट सरकार ने डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि जॉन मेनार्ड किन्स कहे थे कि आपकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, निवेश आ नहीं रहा है, ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, प्रोडक्ट बना रहेगा लेकिन बिकेगा नहीं। तो सरकार को बीच में आना पड़ेगा, सरकार को खुद खर्च करना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, सरकार को खुद लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, सरकारी नौकरी के माध्यम से नहीं सरकारी नौकरी के माध्यम से नहीं,
इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, जैसे सरकार अगर हाईवे पास कर दी तो यहाँ पे लोग आएंगे, जेसीबी मशीन आएगी, सब लोग आएंगे, वर्कर खटेंगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रोजगार होगा। जब सरकार खर्च करना शुरू कर देगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग कुछ ना कुछ खरीदने जाएंगे, जब कुछ ना कुछ खरीदने जाएंगे तो फिर प्राइवेट कंपनी भी आएगी और अलग अलग सामान बनाने की फैक्ट्री डाल देगी, तो फिर अर्थव्यवस्था चलने लगेगी। समझ में आया? लेकिन इस क्रम में सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। इसलिए बोला जाता है भारत सरकार पे कर्ज बढ़ गया, कर बढ़ गया, कर बढ़ा है, क्योंकि यही रीजन है। ठीक है, और भी रीजन है, लेकिन ये एक मेन रीजन है। क्लियर? तो सरकार खर्च करे। अब जो ये बोले थे कि कुछ ना कुछ, जैसे 7 लोगों को रोजगार मिला और 3 लोग बेरोजगार रह गए, तो 3 लोगों को तो देखना पड़ेगा ना, वो खाएंगे क्या? उनको बीमारी हुई, प्रॉब्लम हुई, तो वो दिखाएंगे किससे? ठीक, उनके बच्चे शिक्षा कैसे लेंगे? तो फिर केन साहब कहे कि देखिए, शोषितों को आप अर्थव्यवस्था में छोड़ नहीं सकते, जिनका शोषण हो गया है, जिनके पास अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं है, उनको छोड़ नहीं सकते। तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? तो सरकार सामाजिक सुरक्षा पे भी खर्च करे। सामाजिक सुरक्षा कैसे भाई? तो उनको फ्री में दवा दे, फ्री में शिक्षा दे, अगर फ्री में हो तो फ्री में दे, नहीं तो सब्सिडाइज रेट पे हो तो सब्सिडाइज रेट पे दे। अगर उनके हाथ में एकदम ही पैसा नहीं है तो फ्री में दे, थोड़ा बहुत पैसा है तो सब्सिडाइज रेट पे दे, मतलब कम पैसा लेके दे, सब्सिडी दे सरकार। तो किसमें? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आवास में, कौशल में, ये सरकार अपने से खर्चा करे, सब्सिडी दे। तो यही तो होता है। आजकल सब लोग फ्रीवीज बांट रहे हैं। फ्रीवीज नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे लोगों के पास भी पैसा चला जाता है जिनको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है उसको तो बांटना ही चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भारत में गैप बढ़ता जा रहा है, पूंजीपति पूंजीपति होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो सरकार को तो बांटना ही पड़ेगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार, फिर केंद्र सरकार भी बांट रही है। किसान सम्मान निधि योजना क्या है? मनरेगा पे खर्च करना क्या है? यही सब तो है। पेंशन योजना, वृद्धों के लिए योजना अलग अलग चल रही है। आयुष्मान भारत, ये क्या है? यही है केन्स का हिसाब। केन्स ने ये बताया था कि सरकार कंट्रोल बहुत ज्यादा ना करे, लेकिन कुछ सेक्टर को हाथ में रखे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, इस पे सरकार खर्च करे। साथ ही में लोगों को अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां अर्थव्यवस्था एकदम धीमा हो जाता है, तो सरकार बाहर से भले कर्ज ले, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा दे। क्लियर? तो अब क्या हुआ? राज्य फेल हुआ, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था आगे फेल हो जाएगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फेल हुई, सॉल्यूशन हम समझ लिए। तो 3-4 अर्थशास्त्री का नाम याद कर लिए। अब आगे, अब इसमें आएगा ऑस्कर लॉन्च। नेक्स्ट पेज। अब आएंगे एक ऑस्कर लॉन्च। ये क्या बोलेंगे कि जैसे जॉन JM के, ये जॉन मेनार्ड किन्स बोले थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, राज्य आधारित की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को राज्य आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ने चाहिए। वैसे ही आएंगे ऑस्कर लॉन्च। वो क्या बोलेंगे भाई? ऑस्कर लॉन्च क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि राज्य आधारित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी की तरफ कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। कि मतलब आप उत्पादन के साधनों पर राज्य का कंट्रोल है, चाहे समूह के रूप में हो समाजवादी अर्थव्यवस्था, चाहे राज्य के रूप में हो जैसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन में, किसी भी रूप में हो, लेकिन आपको पूंजीवादी की तरफ आगे आना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन डूब जाएंगे। इनकी बातों को कोई नहीं समझा। बोले कि जॉन मेनार्ड बोलने लगा तो तुम भी बोलने लगे, एकदम नहीं। इनकी बातों को कोई नहीं समझा, अंततः डूब जाएंगे। 1986 में चीन अपनी अर्थव्यवस्था खोल देगा प्लान करके। प्लान तो 15 साल पहले से कर रहा था, लेकिन 1986 में खोलेगा चीन अपनी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से, और चीन हो जाएगा पूंजीवादी की तरफ। ठीक है, तो इन्होंने एक टर्म दिया था, टर्म याद कीजिए। टर्म क्या था? मार्केट सोशियोलिज्म, MS। मार्केट सोशियोलिज्म टर्म किसने दिया था? ऑस्कर लॉन्च ने। ये लिखिए, नोट कीजिए इस बात को कि मार्केट सोशलिज्म टर्म दिया था ऑस्कर लॉन्च ने। मार्केट सोशलिज्म मतलब सोशलिज्म पे जो फॉलो कर रहे हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था पे जो चल रहे हैं, उनको मार्केट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मार्केट सोशलिज्म को फॉलो कीजिए। इनमें इतना हल्ला हुआ, ये चुप हो गए। ये तो चुप हो गए, लेकिन अर्थव्यवस्था चुप होने वाली थोड़े ना थी। अर्थव्यवस्था अंततः समाजवादी अर्थव्यवस्था USSR की टूट गई। USSR थोड़े कदम आगे बढ़ाया खोलने के लिए, लेकिन अनप्लान्ड तरीके से खोला। अंत में USSR का ही विघटन हो गया। उसके विघटन के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसकी अर्थव्यवस्था का चरमराना। चीन ने प्लान करके अर्थव्यवस्था खोल दिया। चीन बड़ा तेज था। 1986 में खोल तो दिया, लेकिन प्लान 15 साल पहले से कर रहा था उसकी, तो चीन ने खोल दिया। हमने 1991 तक चुप बैठा, हम लोग चुप बैठे रहे। 1991 में जब हमारे पास धन की कमी आई तो मनमोहन सिंह आए। उस समय IMF के दबाव में हमने अपनी अर्थव्यवस्था खोली। IMF के दबाव में अपनी अर्थव्यवस्था खोली। अच्छा, अर्थव्यवस्था खोलने का क्या अर्थ है? आगे पढ़ाया जाएगा। खोलने का अर्थ यह है कि हमने LPG रिफॉर्म लाया। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये
हमने एलपीजी रिफॉर्म लाया। एलपीजी रिफॉर्म से क्या हुआ कि हम अपनी अर्थव्यवस्था पे अलग अलग तरीकों से बैन लगाए थे कि बाहर की कंपनियां या बाहर के प्रोडक्ट हमारे देश में ना आए। हम मिश्रित अर्थव्यवस्था ही थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कि राज्य और बाजार दोनों को एक साथ लेके चल रहे थे, पहले भी अभी भी, लेकिन बस शेयर बढ़ गया। किसका? बाजार का। हमारी अर्थव्यवस्था में राज्य का शेयर घटता चला गया, बाजार का शेयर बढ़ता चला गया। पहले एम्बेसडर कार हुआ करती थी, राजदूत हुआ करता था। आज के समय टीवीएस है, अब बजाज है, हीरो है, कार बनाने वाली कंपनी टाटा है, महिंद्रा है। तो हमने अर्थव्यवस्था को खोला, धीरे धीरे बाहर की विदेश की कंपनियां, मैकडोनाल्ड, ये सब, अमेजॉन, ये सब आने लगी भारत में। तो आईएमएफ के दबाव में हमने खोला। हमने प्लान तरीके से नहीं किया, पहले खोला उसके बाद में प्लान किए। तो ये हमारी गलती थी। अब गलती क्यों थी? क्योंकि हम दूध का दूल्हा, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अंग्रेज व्यापार ही करने आए थे, बाद में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे प्रशासन सब पे कब्जा कर लिए। तो हम लोग को डर था कि कहीं एक बार अर्थव्यवस्था खोले तो फ्यूचर में पता नहीं ऐसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां फॉरेन में हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे पॉलिटिक्स सब पे कब्जा कर ले तो क्या होगा। इसलिए हमने खोला नहीं था। लेकिन मजबूरी आ गई कि हमारे पास पैसा नहीं था तो हमें खोलना पड़ा। तो खोलना पड़ा तो हमने अनप्लान तरीके से खोला, चीन ने प्लान तरीके से खोला। तो आज चीन के आगे बढ़ने का राज ये है, रीजन ये है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था हमसे 15 साल पहले से खोलना शुरू कर दिया था। आज, पहले भी हम मिश्रित थे, आज भी हम मिश्रित हैं, लेकिन आज अब शेयर हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि बाजार भी चल रहा है, जॉन मेनार्ड कीन्स की तरह बाजार भी है और राज्य भी है, दोनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं। बस 1991 के पहले भी बाजार और राज्य काम कर रहा था, 1991 के बाद और आज भी काम कर रहा है। बस बाजार का शेयर बढ़ रहा है और राज्य का शेयर घट रहा है। राज्य अपना हाथ सिकुड़ा रहा है। आज रेलवे को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठीक है। प्राइवेटाइज, डिसइन्वेस्टमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन अलग अलग कंपनियों को अट्रैक्ट किया जा रहा है रेलवे के क्षेत्र में भी। कुछ क्षेत्र है जैसे डिफेंस, अभी भी कुछ कंपनियां केवल प्रोडक्ट बना सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से एकाधिकार सरकार का है। न्यूक्लियर, ये सब एकाधिकार सरकार का है। स्पेस में तो कुछ कंपनियां आ रही हैं। तो धीरे धीरे सरकार का शेयर घट रहा है, प्राइवेट का शेयर बढ़ रहा है। तो यही तो था, एलपीजी से खोले। इतना समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। ऑस्कर लंज। अब इसके बाद आए एक अर्थशास्त्री। ये सारा माजरा हो गया। अब देखिए अर्थव्यवस्था का कैसे दुनिया में विकास हो रहा है। अब इसके बाद एक और अर्थशास्त्री आते हैं, जॉन विलियमसन। जॉन विलियमसन, जॉन मेनार्ड कीन्स आए थे, अब ये भी जॉन विलियमसन आएंगे। कब आएंगे भाई? 1989 में। वाशिंगटन सहमति होगा 1989 में। वाशिंगटन सहमति होगा। आपने क्या समझा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी डूब गई, बाजार भी डूब गई। पूंजीवादी डूबा तो जॉन मेनार्ड कीन्स का उद्भव हुआ, बाजार भी डूबा, लेकिन उससे पहले अर्थव्यवस्था में उद्भव हुआ था, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया। अर्थशास्त्री का उद्भव हुआ था लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया, तो फिर ये भी डूबे। तो दोनों लोग डूबे। अभी जॉन मेनार्ड टॉप पे है। अब फिर जॉन मेनार्ड की बातों को नकारा जाएगा, किसके द्वारा? जॉन विलियमसन के द्वारा। अब जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में हुआ बात कि देखिए भाई, ये तो जा रहे हैं पूंजीवादी को का शेयर कम कर रहे हैं और राज्य का शेयर बढ़ा रहे हैं। फिर राज्य चुप बैठता क्या? बड़े बड़े उद्योगपति चुप बैठते क्या? तो बड़े बड़े उद्योगपति मिल के एक क्राइसिस आ गई थी लैटिन अमेरिका में। यह है अमेरिका यहाँ, और ये है लैटिन अमेरिका। यह है यूएसए, कनाडा इधर है, ठीक है, और ये है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के देश जो भी है, ब्राजील और जो भी देश हैं, इनमें एक क्राइसिस आ गई थी। तो इनमें क्राइसिस आई तो एक बात बोला गया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सब लोग मिलके इस बात को, एक वाशिंगटन सहमति बनी। वाशिंगटन स्थित जो भी संस्थाएं थी जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सबों ने मिलके एक पैमाना तय किया। आवाज आ रही है ना? पैमाना तय किया। उस पैमाने में हुआ कि अब राज्य आधारित अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से भूल जाते हैं और नौ उदारवाद का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ भाई? वाशिंगटन सहमति में नौ उदारवाद, नियो लिबरलिज्म, इसको बोलते हैं नियो लिबरलिज्म। नौ उदारवाद का जन्म हुआ। तो इसमें क्या बोला गया कि घुमा फिरा के सारी फिर से वही बात बोली गई जो जॉन मेनार्ड कीन्स बोले थे कि अपनी अर्थव्यवस्था खोलो, सरकार का शेयर कम करो, पूंजीवादी को बढ़ाओ, और इसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई कि विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, आपके लोगों का विकास होगा। विकास करना होता तो फिर एडम स्मिथ नहीं करते, लेकिन पूंजीपतियों को अपना असल में सामान बेचना था। जब जब मौका मिलता है पूंजीपति आएंगे और यही चीज दिखाएंगे। तो ये जो नियो लिबरलिज्म है, ये बताता है कि कैसे फिर से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, कैसे लैटिन अमेरिका देशों पे कब्जा करना चाहते थे धीरे धीरे। मतलब उनकी अर्थव्यवस्था पे कब्जा करना चाहते थे, उनके गुड्स और सर्विसेज पे कब्जा करना चाहते थे, अपना बेच के, ठीक।
बाद में यही जो जॉन विलियमसन थे, यही इस वाशिंगटन सहमति के आलोचक बन गए और इन्होंने बोला ये तो घोर गरीबी में ढकेलने का एक तरीका था, खुद ही दिए थे। बाद में इनको एहसास हुआ कि मैंने गड़बड़ कर दिया, तो ये घोर गरीबी में ढकेलने का तरीका था। इन सब देशों को लैटिन अमेरिका की मजबूरी का फायदा उठाने का तरीका था, किनके द्वारा? वाशिंगटन में बैठे कुछ संस्थाओं के द्वारा। क्लियर? तो वाशिंगटन सहमति जब भी पूछी जाएगी, अंदर से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस ये जानिएगा, नियो लिबरलिज्म वर्ड याद रखिएगा। वाशिंगटन सहमति कब हुआ ये भी नहीं पूछेगा, बस जानकारी के लिए लिख दिया नियो लिबरलिज्म। कौन कौन इन्वॉल्व थे, अगर गहराई से क्वेश्चन पूछ गया तो IMF, वर्ल्ड बैंक, किसने दिया? जॉन विलियमसन ने दिया। पूरा क्लियर? अब नेक्स्ट ले लेते हैं, मिटाने से बढ़िया है न्यू पेज। अब इतना तो समझ में आया। अब आता है समय 99, ये कब हुआ था? 1989 में। अब समय आता है 1999, 1999। अब 1999 में एक बड़ी बढ़िया चीज हुई दुनिया में, मतलब कायदे की चीज हुई। कायदे की चीज क्या हुई कि भारतीय अर्थव्यवस्था तो आज़ादी के बाद मिश्रित था, बस सरकार का शेयर ज़्यादा था और मार्केट का शेयर कम था। अब सरकार का शेयर बढ़ा, मार्केट का शेयर, आज के समय में सरकार का शेयर घटा और मार्केट का शेयर बढ़ा। यही है, मिश्रित पहले भी थे, मिश्रित आज भी हैं। US पूंजीवादी पे चलता है, लेकिन गरीबों के लिए वो भी कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है। ठीक? जॉन मेनार्ड किन्स के बाद तो अपने बजट का 50% लोग खर्च करने लगे थे। यूरोपीय और US देश 50% कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च करने लगे थे जॉन मेनार्ड किन्स के थ्योरी के बाद, 1936 के बाद। ठीक? क्योंकि उन्होंने महामंदी का दंश झेला था, उन्होंने वर्ल्ड वार का दंश झेला था, तो फिर खर्चा करने लगे कि ऐसी सिचुएशन ना है। फिर 1999 का समय आता है। 1999 में वर्ल्ड बैंक ने पहली बार मोहर लगा दी मिश्रित अर्थव्यवस्था पे, मतलब जॉन मेनार्ड किन्स पे की थ्योरी पे पहली बार मोहर लगाई विधिवत तरीके से। ठीक? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये माना कि दुनिया को चलाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था ही जरूरी है, न कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब दुनिया को अगर सही से चलाना है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ही आपको रहना है, पूंजीवादी पे मत जाइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था पे मत जाइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था रहिए। और यहाँ से मुहर लग गई। इन्होंने एडम स्मिथ को भी नकारा, कार्ल मार्क्स को भी नकारा, सबको नकारा और जॉन मेनार्ड किन्स को कहीं ना कहीं अपना लिया। पूरी दुनिया में ये बहस पिछले 250 साल से लगभग 1976 से चल रही थी, वो जाके 2000 में 1999 में जाके। क्लियर? तो ये थी इकोनॉमी की यात्रा, कैसे कैसे इकोनॉमी आगे बढ़ी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्थशास्त्री हैं वो हैं जॉन मेनार्ड किन्स, महान अर्थशास्त्री, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जॉन विलियमसन। ठीक? इन सब का नाम याद रखिएगा, इन्होंने क्या क्या किया ये सब याद रखिएगा। कैसे इकोनॉमी ग्रो की, क्या क्या हुआ, मार्केट कैसे कंट्रोल होता है, ये पहली क्लास में सब चीज़ समझा दिए। अब इसके बाद क्या होगा? अब होगा नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद बजट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको शेयर मार्केट पढ़ाया जाएगा, बैंकिंग पढ़ाई जाएगी, प्रोडक्ट कैसे बिकता है कैसे नहीं बिकता है, GDP कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें जब पढ़ाई जाएगी, पढ़ा ली जाएंगी, उसके बाद क्वेश्चन कराया जाएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया जाएगा, कायदे का क्वेश्चन कराया जाएगा जो पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है? एग्जाम बेसिस होके पढ़ाया जाता है हमेशा, इतना खोल के एग्जामिनर आज के टाइम में डिमांड कर रहा है, चाहे आप SI हो या फिर UPSC हो, एग्जामिनर यही डिमांड कर रहा है कि करंट से अवेयर हैं कि नहीं, करंट में जो सिचुएशन चल रहा है, ये नहीं कि ये चीज़ क्या हुआ, ये चीज़ को कब हुआ, ये सब चीज़ नहीं, करंट में जो चल रहा है उसको बुक से जोड़ के क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट से जोड़ के हर चीज़। कल के वीडियो में देखिएगा, मैं बताया हूँ, कल का वीडियो अर्थव्यवस्था वाला जाके देखिएगा, जो MCQ है, कायदे का MCQ है, BPSC द्वारा पूछा गया MCQ है हाल ही में, तो उसमें हर चीज़ में बताया हूँ कि कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो कैसे, क्यों एग्जामिनर यही क्वेश्चन क्यों बनाया, सब चीज़ उसमें डिटेल में डिस्कस की गई है। ठीक है? तो एग्जामिनर ये करंट से लिंक करके पूछ रहा है, चाहे SI हो चाहे BPSC हो, हर एग्जाम में, तो आपको भी उसी तरीके से पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना है। क्लियर? तभी जाके एग्जाम निकलेगा, चाहे कितना हो कट ऑफ मार्क्स जाए, एग्जाम निकलेगा। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।